हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में ईवीएस समाधान में। और आशा करते हैं आपने पिछली क्लासों को अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, फिर यहाँ तक पहुँचे होंगे। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पर आ चुके हैं, जो पढ़ेंगे एस ब्लॉक के तत्वों का जैविक तंत्र में कार्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले हमने ना कुछ लेक्चर हैं वो 2 टॉपिक के अंदर सबमिट कर लिए। इसके बाद मात्र आपका एक और टॉपिक रहता है। जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक में जैविक तंत्र में किस प्रकार से उपयोगी है, पहले हम बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे सर जैविक तंत्र होता क्या। जैविक तंत्र में आपको 2 शब्द मिल रहे होगा। जैव अर्थात वह भी कोई भी प्राणी या कोई भी पदार्थ जो आपको पृथ्वी में दिखाई दे रहा हो जिसमें जैविक गुण मतलब जीवन के गुण पाए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। और वो एक तंत्र बनाता है, एक श्रृंखला बनाता है, उस तंत्र में हम बात करते हैं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्वों की बात करते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से काम करते हैं हम 2 पढ़ते हैं। एक तो हम करेंगे आवेश संतुलन की बात करते हैं, तथा दूसरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रासरण दाब की। ठीक है, हम पहला इसमें किसकी बात करेंगे। एक तो करेंगे हम आवेश संतुलन। देख लीजिए, पहले हम बात करते हैं आवेश संतुलन। जब आपका मात्र जब छोटा क्वेश्चन आए, मतलब जब एक ही नंबर के लिए पूछा जाए आपको या 1.5 नंबर के लिए, तो छोटे में भी इसको सबमिट कर सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन बता तो इस टॉपिक को आप क्या कीजिए, पूरा कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आवेश संतुलन की बात करते हैं, अर्थात संतुलन का अर्थ होता है 2 चीजों को संतुलित करना। आवेश की बात अगर आपको पता होगा, आवेश होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ऋणायनिक होता है, एक होता है धनायन, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, आपको पता है वो किस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनावेश की प्रकृति कहते हैं। जबकि हम बात करते हैं अब पॉजिटिव चार्ज होगा, किसको संतुलन करेंगे, बचा ऋणावेश। अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े वृद्ध ऋणायनिक कण होते हैं, जिनको कौन संतुलित करेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको संतुलित करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होते हैं, वृहद ऋणायनिक कण होते हैं, जिनको कौन संतुलित करेंगे, धनावेशित तत्व, जो कौन से होंगे, एस। ठीक है, क्या करते हैं, वो संतुलित करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारे, इसी के अंदर जो सब टॉपिक बनता है वो होता है प्रासन दाब। प्रासन दाब का अर्थ होता है कि दाब लगने वाला। प्रासन दाब को हमने अच्छे से पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, हम थोड़ा कम ही पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो प्रासन दाब होता है वो 2 प्रकार से होता है। या तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कहाँ बढ़ेगा, जो कोशिका है ना, कोशिका जब फूलेगी तो प्राशन दाब बढ़ जाएगा, जब सिकुड़ोगी तो प्राशन दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो ठीक है, दूसरे इसका क्या कार्य हो सकता है, प्राशन दाब की भी अंतर्गत इसका कार्य क्या होगा, प्राशन दाब को भी प्रभावित करता है। जैविक तंत्र के अंदर हम बात करेंगे प्रासरण दाब। प्राशन दाब क्या होता है, एक तो क्या हो सकता है ज्यादा, एक क्या होता है कम। ज्यादा जब हो सकता है जब कोशिका क्या हो जाए, फूल जाए, और कम क्या होता है, कोशिका जब सिकुड़ जाए, क्या जाए, सिकुड़ जाए। ठीक है, हमने 2 बात कर ली है। अब हम बात करने वाले जो अब चलने वाला है मेन टॉपिक, 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक तो सोडियम पंप हो गया, जहाँ पर हम सोडियम और पोटेशियम बात करेंगे, और आगे हम सोडियम और पोटेशियम जो पंप होता है उसी की तरह मैग्नीशियम कैल्शियम भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक आपको लगभग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जब सोडियम पंप की बात करते हैं, क्या करते हैं, सोडियम पंप, ये आपने बायो में अच्छे से पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, और ये हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी है। तो सोडियम पंप की बात करें तो उसमें 2 तत्व आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो सोडियम आएगा, एक क्या आएगा, पोटेशियम। ये तो क्या आता है, इसके अंदर सोडियम आता है, एक पोटेशियम आता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो सोडियम है ना, सोडियम वो तो क्या होता है, शरीर जैविक कोशिका होती है, जैविक कोशिका, जैविक कोशिकाओं से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। क्या निकलता है, बाहर, जैसे तेज गति से।
सोडियम होता है वो जैविक कोशिकाएं होती है उनसे क्या होता है बाहर निकलता है कैसे तेज रूप से। जबकि ये तो सोडियम की बात कर ली है हमने, अब बात करते हैं पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है ना वो कोशिकाओं से क्या होता है अंदर जाता है तेज गति से सिमिलर। आप देखोगे ना तो जो सोडियम और जो पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं दोनों क्या होते हैं प्रकृति विपरीत होती है। एक तेजी से बाहर जा रहा होता है जबकि एक तेजी से अंदर आ रहा होता है। अंदर कौन आ रहा होता है, अंदर आ रहा होता है पोटेशियम, जबकि बाहर कौन जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है सोडियम। बाहर कहाँ क्या जा रहा होता है सोडियम। इसी जो क्रिया होती है ना बाहर जाने की, जो अंदर जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरल को अंदर और बाहर लेकर जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं सोडियम पंप कहते हैं, कहते हैं सोडियम पंप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही तो बाहर जाएंगे नहीं, क्या होंगे ऐसे ही तो ये बाहर जाएंगे नहीं, कोई ना कोई पदार्थ की इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके इसके द्वारा क्या होंगे ये बाहर व अंदर जाएंगे। तो वह ऊर्जा प्रोवाइड कौन करती है, आपने पढ़ा होगा एटीपी के बारे में। एटीपी इनको क्या करती है, इनको ऊर्जाएं प्राप्त कराती है। जब एक एटीपी का अणु बनेगा ना तो वो तीन जो Na है ना परमाणु, तीन अणु को क्या कर देगा बाहर लेकर चला जाएगा। जो एटीपी का जो निर्माण होता है वो एडीपी प्लस फॉस्फोरस के द्वारा की क्रियाओं के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। जो एटीपी जो ऊर्जा देगी ना, ऊर्जा मुक्त करेगी, जिसके द्वारा क्या होंगे जो Na है वो तो क्या होंगे कोशिका जैविक तंत्र में जो कोशिकाएं होंगी उनसे बाहर निकल जाएगा, और जो सोडियम है वो क्या कर देगा अंदर प्रवेश कर जाएगा। जब ये बाहर निकलते हैं ना तो शरीर के अंदर क्या होगा ग्लूकोज प्रवेश कर जाता है। तो सोडियम बाहर निकल रहा होता है जैविक तंत्र कोशिकाओं से, तो इसमें क्या होगा वो ग्लूकोज अंदर प्रवेश करेगा। जब मैं पोटेशियम की तब बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा, तथा हम बात करते हैं वो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा उपचय चयन हो जाएगा। ठीक है, अर्थात उसका पाचन हो जाएगा। वापिस से एक बार देख लीजिए हमने क्या बात की इतनी अभी तक, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं कि हम ना जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है जैविक तंत्र, ठीक है, जैविक मतलब जितने भी हमारे पास जीव है आप अपने आसपास, और हम अपने आप को जब इंक्लूड कर लेते हैं ना तब जिसके प्रत्येक जो जीव है उसके अंदर जैविक तंत्र के अंदर बॉडी में स्ट्रक्चर है उसका जो तंत्र है उसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का क्या रोल है, क्या काम है, क्या योगदान है, उसके बारे में जो भी बातें बताई जाती है वो क्या कराते हैं एस ब्लॉक के जैविक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत हमने दो बातें की है। पहला मैंने कहा है कि आवेश संतुलन, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं आवेश संतुलन का कार्य करते हैं। आवेश संतुलन से हमें पता चलता है कि आवेश होते हैं दो प्रकार के, पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव चार्ज, अर्थात धनायन व ऋणायन होता है। जबकि हम एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स की बात करें वो होते पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बचता है ऋणात्मक ऋणायन बचता है, नेगेटिव चार्ज बचता है। जो क्या होता है कोशिका में अंदर थोड़े बड़े बड़े कण होते हैं कार्बनिक कण, जो है क्या करते हैं एस ब्लॉक के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करते हैं संतुलित करने का कार्य करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा परासन दाब। परासन दाब की जब आप बात करोगे तो परासन दाब क्या होता है बढ़ता है फिर कम होता है। बढ़ता है कब है जब कोशिकाएं फूल जाती है, कोशिका सिकुड़ती है, परासन दाब कम हो जाता है। ओके, इसके तहत ही हम आगे बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं। तो क्या दो तत्व आते हैं सोडियम पोटेशियम, दोनों ही विपरीत प्रकृति के होते हैं। ये क्या करते हैं जो तरलीय पदार्थ होते हैं, जो सोडियम जैसे रक्त हो गया, ठीक है, उसको क्या करते हैं सोडियम बाहर निकलता है तेजी से क्या जैविक तंत्र से, जबकि पोटेशियम अंदर प्रवेश करता है तेजी से। इनके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा मिलती है हमें एटीपी के द्वारा। एटीपी का निर्माण एडीपी प्लस पी के द्वारा होता है। ये समाप्त हो चुकी है चीजें, ठीक है। मैंने कहा जो Na जब बाहर निकलता है तो ग्लूकोज अंदर प्रवेश करता है, तथा जो सोडियम अंदर प्रवेश करता है तो प्रोटीन के संश्लेषण में ग्लूकोज का उपचय करता है। इसीलिए हमारे जो जैविक तंत्र में ना सोडियम तत्व के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो विभिन्न ये जो क्रियाएं हैं इनके बिना
असंभव है। ठीक है, एक बार इतना आप नोट कीजिए, हम आगे इस टॉपिक को और कवर करते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं, जैसे हमने सोडियम और जो पोटेशियम बात की थी, वैसे ही क्या होता है हमारे शरीर के अंदर आपको मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 भी आपको देखने को मिलते हैं। जब आप मैग्नीशियम की बात करोगे तो इसकी जो सांद्रता है वो शरीर के अंदर जो जैव तंतु होते हैं, जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका के अंदर आपको सांद्रता मिलती है, वो मिलती है उच्च। ठीक है, और इसकी जो क्या कोशिका, जंतु कोशिका बाहर आपको क्या मिलती है, सांद्रता उच्च मिलती है। समझ में आ गया? मैग्नीशियम +2 है, जो जंतु कोशिकाएं हैं उनके अंदर आपको मिलेगी सांद्रता उच्च इसकी, और जबकि कैल्शियम की बात करें, जो जंतु कोशिकाएं हैं जो बाहर है उनकी सांद्रता क्या मिलेगी आपको, बाहर उच्च मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। और अब क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम +2 एक संकुल का भी निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम +2 संकुल निर्माण करते हैं किसके साथ, एटीपी के साथ मिलकर। क्या करते हैं, एटीपी के साथ मिलकर क्या करते हैं, संकुल का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, अब हम दो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं फॉस्फो, ठीक है, हाइड्रोलेरिसिस, एक हम पढ़ते हैं फॉस्फो ट्रांसफेरेसिस। ये क्या होते हैं, दो अवयव होते हैं। ये क्या होते हैं, दो अवयव होते हैं। जब हमें क्या करती है, जो एटीपी जो ऊर्जा को मुक्त करती है, हमने पढ़ा था ना, क्या करती है एटीपी, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या करती है, ऊर्जा मुक्त करती है। जब एटीपी ऊर्जा मुक्त करती है, उससे पहले वो क्या करती है, रिएक्शन, अभिक्रिया करती है। मुक्त जो ऊर्जा मुक्त करने के लिए वो क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। उस अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में क्या कार्य करेंगे, ये दो अवयव काम करेंगे। कौन से, फॉस्फोहाइड्रोलाइसिस और फॉस्फोट्रांसफेरेसिस की हम बात हम करते हैं। वापस देख लीजिए एक बार फिर से, मैंने दो अवयव की बात की है, एक फॉस्फोहाइड्रोलाइसिस, एक फॉस्फोट्रांसफेरेसिस की बात कर रहा हूं। जब एटीपी जो ऊर्जा मुक्त करने के लिए रिएक्शन करेगी, तब उत्प्रेरक के रूप में कौन काम आएंगे, ये दो अवयव काम आएंगे। उत्प्रेरक के बाद में आपको पता होगा कि रिएक्शन होने के बाद में क्या होते हैं, खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, विक्रिया की दर बढ़ा देंगे और फिर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। ओके, अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम की थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है हमारे, एक हम बात करते हैं हड्डियों की बात करते हैं, एक क्या बात करते हैं दांत की। ठीक है, इसको बोलते हैं एपेटाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट। जब सूत्रों की बात करेंगे आप, तो इसमें बन जाता है ये कैल्शियम POF फॉर प्राइस। जब इसकी बनाओगे तो ये 3 अणु आ जाएंगे, और कैल्शियम F। ठीक है, जो दांत के एमाइल होते हैं, इनमिल्स होते हैं, और हड्डियां होती है, हड्डियों में जो कहते हैं कैल्शियम पाया जाता है, उसमें एक किसके रूप में, एपेटाइट व फ्लोरो एपेटाइट के रूप में आपको उपस्थित मिलते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम की और बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम 2, आपने देखा होगा कि ये क्लोरोफिल होते हैं, ए व बी होते हैं, उनमें एक संकुल के रूप में पाए जाते हैं। फिर से वापिस क्या करते हैं, संकुल में पाए जाएंगे, और ये करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन क्या कर देंगे, जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके लिए किसका निर्माण करेंगे, फूड का निर्माण, अर्थात भोज्य पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, 6 तो जल के अणु, और 6 में क्या चाहिए होती है, CO2। ठीक है, जल जो पौधों को हम डाला जाता है, CO2 जो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्रकृति में क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इससे हमें 6 ये क्या कर देंगे, ऑक्सीजन अणु को
6 ऑक्सीजन अणु को बाहर निकाल देंगे, जिसको हम क्या करते हैं श्वास के रूप में हमें ग्रहण कर लेते हैं। बचता क्या है यहाँ पर, जो बचता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचते हैं 12 हाइड्रोजन बचते हैं, यहाँ पर कैल्शियम बचते हैं 6 हाइड्रोजन बाहर आ गए, ऑक्सीजन में क्या बचती है 6। ये क्या होते हैं ग्लूकोज की संरचना है। कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया हमारा जैविक तंत्र में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की हमने बात की थी। अब इस सोडियम पोटेशियम क्या करते थे, सोडियम पंप हमारे जो अंदर सोडियम पंप है उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जबकि हम बात करते हैं मैग्नीशियम व कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारे लिए हड्डियों में बहुत आवश्यक है। हड्डियों की बात करें तो ये पेप्टाइड के रूप में होता है। और जो हम दांतों की बात करते हैं एमल्स व डेंटिन होते हैं, वहां पर देखने मिलते हैं, वहां पर ये फ्लोरापेप्टाइड के रूप में उपस्थित होते हैं। और जो मैग्नीशियम है वो क्या करते हैं क्लोरोफिल ए व बी के साथ क्या मिलते हैं संकुल का निर्माण करते हैं। और जहां से में वो पौधे तो खुद के लिए बना लेंगे ग्लूकोज तथा भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेंगे और उससे अपने क्या कर लेंगे वृद्धि कर लेंगे। जबकि ये छोड़ते हैं हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसको हमें ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस आपको जैविक तंत्र के अंदर कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किस प्रकार से जैविक तंत्र में उपयोगी होते हैं। तो आप अच्छा बड़ा क्वेश्चन जब आए तो इसको सहजता लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास जो आज जो हमने लेक्चर पढ़ा होगा बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, लगातार आप क्या कर दीजिए रिविजन करते रहिए। जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे तब तक ये अब जो ये क्या चीजें आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी। और जब तक आप रिविजन करते रहेंगे पिछली क्लासों को आने वाली क्लासों के साथ कनेक्ट करते रहेंगे, टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, ठीक है, नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, धन्यवाद।